हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज करेंगे हम पार्टनरशिप एक्ट की बातें। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंगली 3 यूनिट में ये एक्ट आपका फिनिश है, तो हम भी उसी ही हिसाब से 3 यूनिट में ही इस एक्ट को फिनिश करके चलेंगे। तो स्पेसिफिकली ये लेक्चर आपके सीए फाउंडेशन के लिए ही है, ठीक है जी। तो सीए फाउंडेशन के अलावा भी बाकी सिलेबस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट है, तो उनके लिए भी रिलेवेंट तो है ये लेक्चर, लेकिन स्पेसिफिकली मेड फॉर अ सीए फाउंडेशन। तो चलिए जी, इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे और आओ जरा करते हैं क्लास की शुरुआत। तो पार्टनरशिप एक्ट की बातें करनी है हम लोगों को। ऑब्वियस सी बात है कि किस बारे में डिस्कशन होने वाली है यहां पर, तो पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन होने वाली है मेरे बाबू। तो पार्टनरशिप होती क्या है, क्या क्या कानून एप्लीकेबल हैं, काफी सारी बातें हम लोगों ने, उम्मीद करता हूं कॉमर्स बैकग्राउंड की मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ऑडियंस है, यानी मैक्सिमम तो सभी ही बच्चों ने पूरी क्लास 12th के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप की बातें पढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर बाय चांस नहीं भी पढ़ी हुई है तो भी हमें बड़ी ही आराम से बातें समझ में आ जाएंगी मेरे बच्चा, क्योंकि पार्टनरशिप का बेसिक मतलब तो हम जानते ही हैं कि जब कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने की मंशा रखते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये एक बिजनेस करने का तरीका होता है जो अकेला नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलके किया जाता है। तो उसी सारी चीजों से संबंधित कानूनी बातें यहां पर हम लोगों को पढ़नी है बारी बारी से। तो चलिए जी, करते हैं जी बातों की शुरुआत। जैसा कि कह रहा था कि 3 यूनिट में आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है, जिसमें से पहली यूनिट की आओ जरा करें श्री गणेश। तो इसी के साथ फिर से बोले प्रेम से राधे राधे। तो देखो, आज की यूनिट का आपका मेन क्रक्स क्या रहने वाला है। वैसे तो इन 3 यूनिट के अंदर बेसिकली अलग अलग कंटेंट रहेगा। इस पहली यूनिट के अंदर आपके मेजरली ये 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का जनरल नेचर आप कुछ जानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, पार्टनरशिप फॉर्म्स कितने तरह की होती हैं, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के पाए जाते हैं, और ऑब्वियसली ये जितनी भी सारी बातें होंगी कुछ हद तक आपकी रिजेंबल कर सकती हैं आज से पहले जो भी आपने पढ़ी हैं। स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बेसिकली उन लोगों ने तो क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में भी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं। और इसके अलावा 12वीं क्लास में 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली जो बातें होंगी वो ज़्यादा इन डेप्थ होंगी, ज़्यादा गहराई में होंगी। आज की क्लास के अंदर इस यूनिट 1 के, जो कि ओवरऑल 3 कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ इस पहले कंटेंट को ही हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी गहराई में डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक सी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से ज़रूरी एलिमेंट होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को प्रूव करने के लिए, कि जब तक हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते जब तक कि वो सभी एसेंशियल एलिमेंट पाए नहीं जाएंगे। और इसके अलावा एक टेस्ट, एक जांच कि वाकई में किसी भी एक जो बिजनेस चल रहा है या कोई ट्रांजैक्शन चल रही है वो पार्टनरशिप फॉर्म की है या पार्टनरशिप फॉर्म की नहीं है, तो उसका एक ट्रू टेस्ट, एक फाइनल टेस्ट सबसे आखिरी में हम रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट, आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये यूनिट 1 का सबसे पहला हिस्सा ही आज के लेक्चर के अंदर हम टेकअप करेंगे। अच्छे से गहराई में पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके के साथ। तो चलिए जी, आओ जी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के साथ में ही बातों की शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन तो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी। 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर बिजनेस करने की मंशा रखते हैं तो पार्टनरशिप कहलाते हैं। और क्या जरूरी है कि जो काम किया जाएगा वो किसी एक के द्वारा ही किया जाए या सभी के द्वारा ही किया जाए, तो जवाब है ना। अगर सपोज करो 2 या 2 से ज्यादा लोग, सपोज करो 5 लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, तो काम कौन करेगा? आम सर्कमस्टेंसेस में 5 लोग काम करेंगे। लेकिन अगर उनकी आपसी कंसेंट, सहमति बन जाती है कि भाई 5 लोग काम नहीं करेंगे, काम तो बस 2 लोग करेंगे, बाकी 3 लोगों ने तो सिर्फ पैसा लगाया और वो प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी मांगने आ जाएंगे, तो क्या कोई परेशानी हो जाएगी? पार्टनरशिप नहीं है, बिल्कुल पार्टनरशिप है। तो बेसिकली मुद्दे की बात, पार्टनरशिप क्या है? सबसे मेन बात, पार्टनरशिप तो एक तरह का रिश्ता है। क्या है? रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? जहां पर पर्सन्स, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पार्टनर्स, जो एग्री हुए हैं, एग्री तो होना ही पड़ेगा कि हम जितना भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे। और वो प्रॉफिट कहां से होगा? मेन बात, बिजनेस से होगा। ये बात बहुत मेन है, अभी जल्दी आगे चल के समझ में आएगी। तो जब कहीं भी पार्टनरशिप अच्छा कुछ नहीं, तो जब कहीं भी पार्टनरशिप की बातें होंगी तो बेसिकली आपको ये एक तरह का रिलेशन है जो कि लोगों के बीच में है, किसी बिजनेस के बारे में है। तो बिजनेस को ही आपको काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मेन एलिमेंट है बिजनेस। आगे चल के हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से भी ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो कैरिड ऑन बाय ऑल
बिजनेस कौन कर रहा होगा, तो जैसा कि अभी अभी एग्जांपल दिया था, तो या तो पांचों के पांच लोग काम कर रहे होंगे, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनी ऑफ देम, अब पांच में से सिर्फ दो लोग काम कर रहे हैं, पांच में से सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है, या पांच में से पांच काम कर रहे हैं, तो एनी ऑफ देम, जो काम तो सभी के लिए कर रहे हैं, एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप? जहां पर पार्टनर लोग एग्री करते हैं, पर्संस एग्री करते हैं किस काम के लिए, कि हम जितना भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उसे बांट लेंगे। कहां से आएगा प्रॉफिट? तो बिजनेस से आएगा प्रॉफिट, यानी नॉन बिजनेस की एक्टिविटीज से अगर बाय चांस कोई प्रॉफिट हो गया तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आने वाला। इन चीजों को गहराई में आगे चलकर भी पढ़ना है हमें। इसके अलावा कुछ एक बेसिक बातें, और जो बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें हैं लेकिन पढ़नी जरूरी है एक बार के लिए, तो जरा देख लेते हैं। भाई जो इंसान हैं, जो लोग हैं, जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना बिजनेस किया जाए, वो भी आपस में मिलकर, तो जो पर्सन्स हैं, जो इंसान हैं, कौन है? ये चंगू मंगू, ये जो इंसान हैं, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि क्यों ना पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस किया जाए, अगर इन्हें इंडिविजुअली हम कुछ पुकारना चाहें, हैं राम है, श्याम है, मोहन है, राम श्याम मोहन यही तो होते हैं 12वीं क्लास वालों। अब सीए में आ गए हैं लेकिन यादें तो वही 12वीं क्लास की ही हैं, ठीक है जी। तो राम श्याम मोहन, अगर इनको इंडिविजुअली पुकारना चाहें तो हम क्या पुकारेंगे? हम पार्टनर्स पुकारेंगे। लेकिन अगर इन्हें कलेक्टिवली पुकारना चाहें, अगर इन्हें कलेक्टिवली पुकारना चाहें कि भाई ये तीनों कौन हैं, तो ये तीनों के तीनों फर्म का हिस्सा है मेरे बाबू। ये तीनों कौन हैं? ये तीनों के तीनों फर्म का हिस्सा हैं। तो देखो, जब इन्हें इंडिविजुअली पुकारेंगे तो इन्हें पार्टनर्स पुकारेंगे, लेकिन जब इनको कलेक्टिवली पुकारेंगे तो ये तो कौन है? ये तो एक फर्म का हिस्सा है, एक कॉमन एसोसिएशन है जिसके अंडर बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। और क्या जरूरी है कि राम श्याम मोहन ये तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं? तो क्या जरूरी है कि ये अपने बिजनेस का राम नाम पे रखें, मोहन नाम पे रखें, या श्याम नाम पे रखें? क्या ये कुछ और भी नाम रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने रख दिया, प्रेम से बोलो, राधे राधे। तो जैसे कि इन्होंने रख दिया राधे एंड कंपनी एसोसिएट्स, ऐसे करके कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्या नाम रखने में कोई परेशानी है? नहीं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। श्री राम एंड एसोसिएट्स, राधे एंड एसोसिएट्स, जय बजरंगबली है, कुछ भी रख दो, क्या दिक्कत की बात है। तो अगर इन्होंने राधे एंड कंपनी नाम रख दिया तो जो नाम रखा जाएगा उसको फर्म नेम कहते हैं। तो भाई जो पर्सन्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स पुकारते हैं, कलेक्टिवली फर्म पुकारते हैं। और जिस नाम के अंडर बिजनेस किया जा रहा है, द नेम राधे एंड एसोसिएट्स, राधे एंड कंपनी, तो द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। तो यहां से आपको तीन बातें समझ में आती हैं। पार्टनर्स क्या हैं? इंडिविजुअली जब आप पार्टनर को बोलोगे तो इंडिविजुअली वो पार्टनर है। अलग अलग अगर आप नाम लोगे कि हाँ भैया ये राम कौन है, तो राम बेसिकली पार्टनर है, ये श्याम कौन है, श्याम बेसिकली पार्टनर है। इंडिविजुअली अलग अलग देखोगे तो ये पार्टनर है, कलेक्टिवली अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये बंच, ये क्या है? ये फर्म है पूरी की पूरी। ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म है। और जिसके नाम के अंडर ये बिजनेस कर रहे होंगे तो उसे पुकार देते हैं हम फर्म नेम मेरे बाबू। तो बस ऐसे करके बातें हो गई हमारी। देन इसके अलावा जैसे कि हमने कहा था कि सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, देन कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे। क्या होता है एसेंशियल एलिमेंट का मतलब? कि जिसके बगैर तो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती, जिसके बगैर तो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। बताओ क्या होंगे हमारे एसेंशियल एलिमेंट? तो बताओ, बिना ग्रुप, बिना एसोसिएशन, अब बढ़िया सा कलर चूज करते हैं एकदम बेहतरीन वाला। तो क्या बिना ग्रुप के, बिना एसोसिएशन के, बिना ग्रुप के, बिना एसोसिएशन के क्या कोई भी पार्टनरशिप बन जाएगी? तो ऑब्वियसली नहीं। तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं बन सकती है मेरे बाबू। और ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जिनका की मुद्दा है कि हम बिजनेस करेंगे, जिनका की मुद्दा है हम बिजनेस करेंगे, वो पार्टनरशिप कहलाएगा। और जिन्होंने की ये डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में बांट के चलेंगे। तो शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। जब तक अगर वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बातें नहीं करेंगे तो वो कैसी पार्टनरशिप? भाई पार्टनरशिप क्या है? मिलके काम करेंगे, मिलके पैसा लगाएंगे, मिलके पैसा कमाएंगे, तो प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी रखेंगे ही रखेंगे। तो ग्रुप का होना जरूरी है, प्रॉफिट में शेयरिंग जरूरी है। और प्रॉफिट आएगा कहां से? प्रॉफिट कहां से आएगा मेरे बाबू? तो जैसा कि हमने कहा था, प्रॉफिट आएगा बिजनेस से।
तो जो नॉन बिजनेस वाली बातें होंगी वो आपकी पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आने वाली हैं। तो जो बिजनेस से आएगा जी आपका प्रॉफिट, तो बिजनेस जरूर होना चाहिए। अगर नॉन बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज चल रही हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आया करते हैं। और देखो फिलहाल के लिए अभी अपेरेंटली हम एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जल्दी हमें गहराई में पढ़ने हैं, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है सारी की सारी चीजों को। अब आगे बेसिकली एक बात बताइए भाई, वो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट भी बांटेंगे, बिजनेस के लिए सारे के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या बिना एग्रीमेंट के काम चल जाएगा? है एग्रीमेंट तो उन्हें करना ही पड़ेगा, सभी टर्म्स एंड कंडीशन तो उन्हें डिसाइड करनी पड़ेंगी, सभी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करनी पड़ेंगी। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा ये पैसे पे क्या कोई इंटरेस्ट भी मांगेगा, क्या कभी पार्टनर लोन भी देगा या नहीं देगा, अगर लोन देगा तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इस तरह की बातें। और या पार्टनर लोग अगर ड्रॉइंग कर लें, पर्सनल पर्पज के लिए पैसा निकाल लें, तो उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो इन सारी ही चीजों के ऊपर उन्हें अपनी सहमति बनानी पड़ेगी। एग्रीमेंट तो जरूर होना चाहिए, सहमति के बगैर बताओ कहां कुछ होने वाला है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भगवान है हमारा सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर, तो उसमें तो अच्छे से जाना हुआ है हमने। जहां एग्रीमेंट नहीं है, जहां सहमति नहीं है, वहां तो लगभग कुछ भी नहीं होता मेरे बाबू, और सहमति भी एकदम फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। चलिए खैर, तो एग्रीमेंट तो जरूर होना चाहिए। और देखो ये जो भी आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो कैरीड ऑन किसके द्वारा किया जाएगा, कैरीड ऑन किसके द्वारा किया जाएगा, तो कैरीड ऑन वन और बाय ऑल। तो कैरीड बाय वन और ऑल, या तो कोई एक इंसान करेगा या सारे काम करेंगे, या एनी वन ऑफ देम, या उसमें से कुछ लोग काम करेंगे। और एक्ट वो किसके लिए कर रहे हैं, काम वो किसके लिए कर रहे हैं, तो काम वो सभी के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट आ जाता है कि वो कौन लोग काम करेंगे, तो उसमें से कोई एक काम करेगा, सारे काम करेंगे, या सब लोग मिलके काम करेंगे। कोई एक काम करेगा, कुछ लोग काम करेंगे, सारे मिलके काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे, तो सबके लिए काम करेंगे, फर्म के नाम पर काम करेंगे। फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब होता है कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर। तो देखो काम कौन करेगा, कोई एक पार्टनर काम कर सकता है, दो कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसके लिए, पूरी की पूरी फर्म के लिए करेंगे मेरे बाबू। ऐसी सी कुछ बातें हैं। तो ये काफी ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है हमारे कि भैया एसोसिएशन ग्रुप होना चाहिए, शेयरिंग और प्रॉफिट की बातें जरूर होनी चाहिए, बिजनेस की मौजूदगी जरूरी है, नॉन प्रॉफिट बातें पार्टनरशिप नहीं कहलाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं एसेंशियल एलिमेंट। अब इन्हीं को ही आओ जरा पढ़ें गहराई में, एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। और ये जो भी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये भी जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। इसको अच्छे से गहराई में, अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ने के लिए, मार्किंग के साथ में, इंपॉर्टेंट की वर्डिंग के साथ में, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी बातें हैं सारी की सारी, आओ जरा करें और अच्छी अच्छी बातें। तो देखो सबसे पहले हमने कहा था कि भैया एसोसिएशन तो जरूर होना चाहिए, जहां एसोसिएशन नहीं होगा तो वहां तो कैसे बात चलेगी। तो एसोसिएशन तो जरूर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोगों का। तो देखो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, यानी कि ग्रुप है ये एक तरह का, दो या दो से ज्यादा लोगों का। अब दो से ज्यादा कितने लोगों का, दो से ज्यादा कितने लोगों का, तो मैक्सिमम हो सकते हैं कितने आपके। तो पार्टनरशिप एक्ट जो कि है वो साइलेंट है इस बारे में। इवन ये चीज हम 12वीं क्लास से पढ़ लेते थे, 11वीं क्लास में ही पढ़ लेते थे कि पार्टनरशिप एक्ट इस बारे में साइलेंट रहता है। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो वो आपके 50 हो सकते हैं। वो कितने हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं। और 50 से ज्यादा लोग अगर आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं, बट वो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते, उन्हें कंपनी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। यही कारण है कि ये बात सेक्शन 464 के अंदर इन्होंने मेंशन कर दी, कंपनीज एक्ट के अंदर इन्होंने मेंशन कर दी कि 50 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन पार्टनरशिप के तौर पर काम नहीं कर सकता, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होकर काम नहीं कर सकता। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होकर काम कर रहे हो तो सिर्फ 50 लोग ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा भाई ये एक बात हो गई कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक बात हो गई मैक्सिमम कितने होंगे, 50 लोग होंगे। पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है ये बात, कहां मेंशन है, कंपनीज एक्ट 2013 के 464 सेक्शन में। इसके अलावा कौन नहीं बन सकता पार्टनर, तो आम सर्कमस्टेंसेस में एक माइनर है, छोटे से बच्चे को पार्टनर बनाओगे तुम, है ऐसे पाप करोगे, तो ए माइनर कैन नॉट बी बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। बट हाँ, अगर सभी पार्टनर लोग सहमति दे देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उसे फर्म के फायदों के लिए तो जरूर एडमिट किया जा सकता है? राम का बेटा रामू बन गया पार्टनर। अगर राम फर्म में पार्टनर नहीं है, या वो चाहता है कि मेरा बेटा पार्टनर बन जाए और बाकी लोगों को भी कोई सहमति है इस बारे में, कोई मना ही नहीं है इस चीज से कि हाँ भाई रामू को पार्टनर बनाएंगे, बेटे को पार्टनर बनाएंगे, हालांकि वो माइनर है लेकिन फिर भी बनाएंगे, लेकिन
कानून हमेशा माइनर के बचाव में काम करता है, ये बात हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ चुके हैं कि माइनर के ऊपर कभी कोई लायबिलिटी तो नहीं आती। बच्चे के ऊपर कानून कैसे लायबिलिटी क्रिएट करेगा? तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर बनाया जा सकता है एक माइनर को पार्टनर, आम सर्कमस्टेंसेस में वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ऐसे करके बातें हैं। चलिए जी, हो गई हमारी बात। तो ये तो है एसोसिएशन के बारे में बात, 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, मैक्सिमम 50 तक, ऐसे करके। इसके अलावा एग्रीमेंट तो होना ही होना चाहिए है। एग्रीमेंट नहीं होगा तो ऐसे कैसे? तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब सहमति जरूर होनी चाहिए, और जो सहमति होगी वो आप ओरल भी कर सकते हो, मेरे बाबू, और रिटन में भी कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। आप सहमति ओरल ही करो, रिटन में करो, कोई परेशानी नहीं है। जो एग्रीमेंट है फ्रॉम विच रिलेशनशिप वो पार्टनरशिप अराइजेज, वो एक्सप्रेस हो सकता है। अब यहां मस्ट वर्ड नहीं है, यहां क्या वर्ड है? मे। यही तो बात है लॉ की, है क्या बात है लॉ की? यहां मस्ट वर्ड नहीं है, यहां मे वर्ड है कि आम सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो मे बी एक्सप्रेस, हो सकता है एक्सप्रेस, और आम सर्कमस्टेंसेस में होना भी चाहिए एक्सप्रेस, कि हाँ भाई पार्टनर लोग जो कि हैं वो साफ साफ शब्दों में या तो बोलकर या लिखकर या बयां करके साफ साफ शब्दों में एक्सप्रेसली जो कि है एग्रीमेंट करें। लेकिन इस बात का सीधा सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि इट मे बी इंप्लाइड। भाई मे बी एक्सप्रेस का क्या मतलब हुआ? कि इट मे बी इंप्लाइड, यानी कभी कभी, वो पढ़ते नहीं थे हम और पढ़ेंगे भी हम अच्छे से, कि कभी कभी कोई जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनर बेसिकली एक्सप्रेसली नहीं होता। यहाँ काइंड ऑफ पार्टनर्स टॉपिक में आप पढ़ोगे ये बात कि पार्टनर बाय एस्ट्रोपल नाम की एक चीज होती है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नाम की एक चीज होती है, जहां पार्टनर रियलिटी में पार्टनर नहीं होता, इंप्लाइडली वो अपने कंडक्ट और बिहेवियर से जताता है कि मैं तो पार्टनर हूं, और उसे बना देते हैं हम पार्टनर। तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली ही हो, एम्प्लाइडली भी हो सकता है, आपके कंडक्ट बिहेवियर से भी हो सकता है। तो अपने आचरण को जरा संभाल के रखें। चलिए खैर, तो हो गई जी हमारी बात। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि जो एग्रीमेंट है वो ओरल रिटन भी हो सकता है, तो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है मेरे बाबू। आगे बिजनेस की मौजूदगी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं होगा, यानी देयर मस्ट वर्ड है, देयर मस्ट एग्जिस्ट है बिजनेस। और बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है किसी तरह का ट्रेड, यानी बनी बनाई वस्तुओं को बेचना खरीदना, किसी तरह का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, कोई प्रोफेशन आप कर रहे हो पढ़ाई करने के बाद में, यानी यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट की बातें नहीं है। प्रोफेशन आगे, बिजनेस आगे, ऑक्यूपेशन व्यवसाय आ गया है आपका, तो किसी भी तरीका का अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सब होना जरूर चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस इज वेरी 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 एसेंशियल, तभी शुरुआत से लेकर अभी तक मैं इस पे इतना गौर करवा रहा हूं। देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती अगर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस करने की। और बिजनेस करने की इंटेंशन नहीं मतलब प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन नहीं है। जैसे अगर आपने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओपन किया, आपने कोई क्लब ओपन किया जिसका कि उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं, अपने मेंबर लोगों को सर्विसेज देना, तो उस सिचुएशन में वो पार्टनरशिप की तरफ फ्लोट नहीं की जा सकती। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद क्लब्स आपके वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकते। इसके अलावा जो कोनर होते हैं, जो कोनर, जैसे कि एक जायदाद है, प्रॉपर्टी है, घर है, जिसके ओनर कितने हैं? 2 हैं, एक राम और एक श्याम, दोनों भाई भाई हैं, कोनर हैं, और बेसिकली उसको उन्होंने किराए पे दे दिया है घर को। 25,000 रुपये आ रहा है, जिसको कि वो आधा आधा बांट रहे हैं, 12,500। क्या वो कोई बिजनेस है उनका? तो ऑब्वियसली नहीं। अभी तो रिसेंट में वैसे भी जजमेंट आई है कि आमतौर पे जो रेंटिंग होगा उसको बिजनेस की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और वैसे तो आम सर्कमस्टेंसेस में तो जो मेरा एग्जांपल है, राम श्याम 2 भाई हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने किराए पे दिया, 25,000 रुपये का किराया आ रहा है, जहां आधा आधा वो 12,500 12,500 रख रहे हैं, तो कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस के लिए रेगुलर एक्टिविटी का होना जरूरी है। बिजनेस के लिए हम ये कहेंगे कि मेन आजीविका, मेन लाइवलीहुड उनकी वहीं से आनी चाहिए, तो बेसिकली उसको हम बिजनेस नहीं कहा करते। तो को ओनर जो कि शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं? जो भी रेंट का पैसा आता है उसको, फ्रॉम अ पीस ऑफ अ लैंड, तो वो कोई पार्टनर्स नहीं है टेक्निकली, वो कोई पार्टनर नहीं है, वो तो को ओनर है। बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। जो रेंटिंग है इस तरह के केस में, ओनर के केस में, वो कोई बिजनेस की कैटेगरी में नहीं है। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस। और बिजनेस का मतलब क्या है वो सब कुछ हमने लिख दिया, तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, अगर सपोज करो पार्टनरशिप के अंदर शेयरिंग और प्रॉफिट नहीं हो रही है, पार्टनर लोगों ने एग्रीमेंट में ये तय नहीं किया है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, प्रॉफिट की बातें ही मेंशन नहीं है, तो ये कैसी पार्टनरशिप है? कोई एक आधा ही पार्टनर प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो ये कैसी पार्टनरशिप है? भाई पार्टनरशिप है तो पैसा मिल के लगाएंगे,
प्रॉफिट भी मिलके बांटेंगे। तो शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर, ये भी एक काफी ज्यादा एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, देखो यहां क्या लिखा था, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, वहां तो क्या लिखा था कि बिजनेस अगर नहीं होगा, यहां लिखेंगे देयर कैन नो बी पार्टनरशिप, यहां कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट। अगर सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक ही पार्टनर का मैं ही लूंगा सारा है, पैसा सब लगाओ, मेहनत सब करो, मैं ही लूंगा सारा, तो बेसिकली वो कोई पार्टनरशिप नहीं रहेगी, वो तो कुछ होरी कहलाएगी। फिर क्या कहलाएगी, वो मुद्दे की बात दूसरी है। यहां पर तो हम पार्टनरशिप की बातें करेंगे, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है। हालांकि देखो इन बातों का ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पार्टनरशिप होगी ही होगी। अगर 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 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर पार्टनरशिप होगी ही होगी, ये बात नहीं है। एसेंशियल एलिमेंट टॉपिक का मतलब तो क्या हुआ कि भाई ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये होने जरूर चाहिए, लेकिन इनके होते ही कोई चीज पार्टनरशिप कहलाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनके मौजूदगी जरूरी है, बट इनकी मौजूदगी होने पर डेफिनेटली पार्टनरशिप होगी ऐसे जरूरी नहीं है। यही आप ये जो सबसे आखिरी टॉपिक है कौन सा, टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, इसके अंदर पढ़ोगे कि कई बार शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है लेकिन फिर भी पार्टनरशिप नहीं होती क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो जाता है। कई बार एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो होता है बट वो फिर भी पार्टनरशिप नहीं होती, टेस्ट में फेल हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे आखिरी टॉपिक है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें यही बातें पढ़ने वाले हैं आप। लेकिन आम सर्कमस्टेंसेस में भाई एसेंशियल एलिमेंट के लिए एसोसिएशन होना चाहिए, एग्रीमेंट सहमति होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए मेरे बाबू। ऐसे करके बातें हैं हमारी, आगे पढ़ते हैं आगे। तो बिजनेस कौन चलाएगा, तो बिजनेस कोई भी चला सकता है। राम श्याम मोहन तीन पार्टनर्स है, तीनों मिलके भी चला सकते हैं। एनी वन ऑफ देम, कोई एक भी चला सकता है, कोई दो भी चला सकते हैं, बट एक्टिंग फॉर ऑल, वो बाध्य सबको करेंगे, बाइंड सबको करेंगे, काम सबके लिए कर रहे हैं। तो भैया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्ट सभी के लिए कर रहे हैं, बाइंड सबको करेंगे, लेकिन हाँ कैरी कौन करेगा, यानी एक्टिविटीज कौन करेगा, तो कैरी ऑन बाय ऑल, या तो सब करेंगे राम श्याम मोहन, या एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कुछ करेंगे, खाली राम कर रहा है या वटएवर। तो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब करेंगे या एनी वन ऑफ देम, या कुछ पार्टनर करेंगे, लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल, ये काम सबके लिए कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर सपोज करो कोई एक इंसान किसी दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है, कोई एक इंसान किसी दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उस इंसान को हम एजेंट कहते हैं। राम श्याम मोहन के अंदर राम किसके लिए काम कर रहा है, राम श्याम के लिए काम कर रहा है, राम मोहन के लिए काम कर रहा है। श्याम किसके लिए काम कर रहा है, श्याम राम के लिए काम कर रहा है, श्याम मोहन के लिए काम कर रहा है। मोहन किसके लिए काम कर रहा है, मोहन श्याम के लिए काम कर रहा है, मोहन राम के लिए काम कर रहा है। यानी सभी पार्टनर्स खुद भी काम करते हैं, औरों को भी बाइंड कराते हैं। सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट कहलाते हैं क्योंकि औरों के बिहाफ पर काम करते हैं। एजेंट कौन है, सभी पार्टनर्स लोग एजेंट हैं आपस में, सीधी सी बात है, क्योंकि एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं। राम काम किसके लिए कर रहा है, श्याम मोहन के लिए, श्याम किसके लिए, राम मोहन के लिए, मोहन किसके लिए, राम श्याम के लिए। तो सभी पार्टनर्स लोग आपसी कंसेंसस के साथ, आपसी एग्रीमेंट के साथ एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एजेंसी इन अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या एजेंसी एग्जिस्ट करती है, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। तो जरा आराम से, बिजनेस शैल बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द पार्टनर और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर। बट मुद्दे की बात यही है, बार बार यही है, हजार बार यही है, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए करते हैं। और ये जो ये वाला पॉइंट है, ये काफी कार्डिनल प्रिंसिपल है। कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब मेन प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर पार्टनरशिप को हमें जज करना है, अगर सभी पार्टनर्स एक दूसरे की सहमति के साथ में एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पार्टनरशिप जरूर है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्टेड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए बिजनेस, जिसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो वो पार्टनरशिप नहीं है। यही है रियल टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप। तो चलिए खैर, इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों के अंदर, देयर शुड बी ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ड्यू टू म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर लोगों के बीच में जो आपसी एजेंसी है, जो सभी के सभी एक दूसरे के एजेंट बने हुए हैं, तो ये बेसिकली एक दूसरे को बाइंड भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी है एग्जीक्यूट करते हैं। लिखा हुआ इट मे बी नोटेड, ये ध्यान देने योग्य बात है कि टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इज अ म्यूचुअल एजेंसी।
यानी अगर आपको मेनली टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप को चेक करना है तो टेक्निकली आपको वो पीछे के पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा कि हाँ भाई एसोसिएशन है या नहीं, एग्रीमेंट है या नहीं है, ये सब छोटी बात नहीं। हम चेक करेंगे म्यूचुअल एजेंसी को, क्या सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप है। उन्होंने पैसा लगाया हो, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये वाली बातें हो गई हमारी। खैर वैसे तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर ही रहे होंगे। तो मुद्दे की बात लिखा हुआ है रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को मुद्दा बनाएंगे बट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक में आप पढ़ोगे कि कई बार शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा होता है लेकिन पार्टनरशिप नहीं होती वहां पर। यानी ऐसी सिचुएशन तो होती है जहां शेयरिंग और प्रॉफिट है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां म्यूचुअल एजेंसी है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। इफ देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी तो पार्टनरशिप होगी ही होगी, होगी ही होगी। तो लिखा हुआ है इफ द एलिमेंट ऑफ अ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट होगा तो देयर विल बी नो पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप होगी ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है भाई म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, कौन है पार्टनर? ए बी सी तीन पार्टनर हैं, नाम रख दिया अपना ABC एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फॉर्म है ये। मिस्टर ए, अकेला मिस्टर ए, ऑब्वियसली मिस्टर ए मिस्टर बी को भी बाइंड कर सकता है और सी को भी बाइंड कर सकता है, यानी कलेक्टिवली पूरी फॉर्म को बाइंड कर सकता है। तो ए ने क्या किया, सर्टेन परचेज कर ली है मिस्टर के से, यानी कि एक किसी सप्लायर के साथ में जाके एग्रीमेंट करके आ गए हैं। अब जो मिस्टर के है वो किससे पैसा रिकवर कर सकता है? क्या मिस्टर के ये है कि हाँ भाई मैं तो बस ए से ही लूंगा, क्यों? क्योंकि ए ही आया था मेरे पास में? तो ऐसा नहीं है, बेसिकली ये तीनों के तीनों एक ही हिस्सा हैं, तो ये किसी से भी पैसा रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मिस्टर बी और सी ऑटोमेटिकली बाइंड हो गए थे ड्यू टू म्यूचुअल एजेंसी। तो मिस्टर के कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ए या बी या सी एज ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो उन सभी कामों के लिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों ही लायबल रहेंगे क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप। तो ऐसे करके बातें हो गई हैं मेरी बाबू, आओ आगे पढ़ें। सबसे आखिरी टॉपिक आज की क्लास का, आज के लेक्चर का, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यानी अभी तक की जो बातें चल रही थी वो चल रही थी कि आमतौर पर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं पार्टनरशिप के अंदर, की एसोसिएशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फीचर, और ये सबसे आखिरी की म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन बात आती है कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दिखने में लग रहे होते हैं कि हाँ भाई ये तो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, बट वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होता। यानी टेक्निकली कहीं पर अगर आपको पार्टनरशिप प्रूव करनी है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रूव करना है, तो वो कौन से वैलिड पॉइंट हैं जिन पॉइंट को कंसीडर करके जो कोर्ट होती है जजमेंट सुनाती है कि हाँ भाई ये तो वाकई में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और इनके ऊपर तो जो भी टैक्स के कानून पार्टनरशिप के बनाए हुए हैं, कंपनीज ने बनाए हुए हैं, बैंक ने बनाए हुए हैं, तो पार्टनरशिप वाले एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली पार्टनरशिप प्रूव करने के लिए क्या क्या वैलिड कार्डिनल प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसके बेस पे हम चेक करके चलेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली तो देखो भाई वही ये जो हमने पूछे हुए एसेंशियल एलिमेंट पढ़े, इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट में से ही कुछ ना कुछ पॉइंट बनेंगे जिनके बेसिस पे हम जज करेंगे कि पार्टनरशिप का बिजनेस है या नहीं। तो मेनली कहा जाता है कि अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप चेक करना है तो इट मस्ट बी प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, एंड एग्रीमेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बातें जरूर होनी चाहिए, और एग्रीमेंट के अंदर जो बिजनेस चलेगा, बिजनेस कौन चलाएगा, तो बिजनेस वाज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। मुद्दे की बात एक्टिंग फॉर ऑल। तो वैसे तो इन्होंने जनरल वे में तो 3 पॉइंट लिख दिए, और वाकई में 3 पॉइंट जज किए जाते हैं कि वेदर क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है या नहीं, सहमति है या नहीं, शेयरिंग और प्रॉफिट की बातें हैं या नहीं, एंड म्यूचुअल एजेंसी यानी कि थर्ड पॉइंट है या नहीं। तो बेसिकली बारी बारी से तीनों को ही डिस्कस करना है हमें। सबसे पहले एग्रीमेंट वाला पॉइंट क्या है जी, कुछ नहीं, बड़ा आसान, कि भाई आमतौर पे पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट सहमति से ही क्रिएट होती है। जब कहीं भी पार्टनर लोग जो भी हैं एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एग्री हों, अपनी सहमति इंटेंशन दिखाएं कि हाँ भाई हम पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, तब पार्टनरशिप बनेगा, अगर नहीं है ऐसा तो नहीं बनेगा। लिखा हुआ नोट बाय स्टेटस। नोट बाय स्टेटस का मतलब क्या हुआ, जैसे आमतौर पे हमने एक पढ़ा हुआ है क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा हुआ है हमने, जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म के अंदर होता क्या है कि एक तरह का फैमिली बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है
जिसके अंदर अगर सपोज वो कोई भी एक अगर मेंबर उसे बनना है तो बस उसे जस्ट उस फैमिली में जन्म लेना है। तो देखो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी जो की होती है वो ऑफर देती है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, तब एग्रीमेंट बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। एचयूएफ के अंदर तो क्या होता है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप किसी फैमिली में पैदा हो गए हो तो उस स्टेटस के हिसाब से ही आप उस एचयूएफ के मेंबर बन जाते हो। कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस, कोई एग्रीमेंट की बातें नहीं होती। जैसे ही आप उस फैमिली के अंदर पैदा हो जाते हो तो आपको भी एक शेयर ऑफ प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मिल जाता है। तो ऐसे करके बातें होती हैं। वहां किसी भी पर्सन के पास, मेंबर के पास एचयूएफ के अंदर अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर इन अ प्रॉपर्टी है, तो वो उसके स्टेटस के हिसाब से है कि वो उस फैमिली का मेंबर है या नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेटस वाली बातें नहीं है, कोई फैमिली वाली बातें नहीं है। यहां पर तो बातें हैं किस बात की? एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट की यानी पार्टनर लोग एक्सप्रेसली ऑफर देंगे, एक्सेप्टेंस होगी, एक दूसरे की सहमति होगी, सब कुछ होगा, तो तब जाके वो पार्टनरशिप बन पाएगा। तो यहां पर मेनली यही बातें दी हुई हैं कि भैया एग्रीमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। स्टेटस वाली कोई बातें नहीं है, जैसे एचयूएफ के अंदर हो जाता है तो ऐसे करके कोई बातें नहीं है। पार्टनरशिप अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट करके, नॉट फ्रॉम द स्टेटस, स्टेटस से नहीं, किसी फैमिली के अंदर इस तरह की बातें नहीं। एक और इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि बर्मीज बुद्धिस्ट के अंदर हस्बैंड और वाइफ जो कि हैं उनको मिलकर अगर सपोज करो बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी कोई पार्टनर नहीं कहलाएंगे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। अब ये बर्मीज बुद्धिस्ट के अंदर भी हस्बैंड वाइफ जो कि हैं अगर आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके अपने लॉ, अपने कानून, प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, बट वो पार्टनरशिप एक्ट के दायरे में नहीं आने वाले हैं। वहां पर भी स्टेटस के हिसाब से अगर एक रिश्ता जुड़ गया है हस्बैंड और वाइफ का तो उस स्टेटस के हिसाब से ही वो बिजनेस कर सकते हैं, उनके ऊपर रूल एप्लीकेबल होते हैं, बट कोई एग्रीमेंट की बातें नहीं है। अगली बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियस ही बात है कि पीछे भी हम पढ़ रहे थे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, और हाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए भाई। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो वो कैसी पार्टनरशिप हुई? ऑब्वियस ही बात है। तो लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न्स, यानी कि जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो आपको पैसा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्संस होल्डिंग जॉइंट और अ कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यानी कि फार्म की जो प्रॉपर्टी है उससे जो ग्रॉस रिटर्न आ रहे हैं या उसके अंदर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी हो रही है। लिखा हुआ है डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। यानी अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में, किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ग्रॉस रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, तो वो खुद ही आपको पार्टनर नहीं बना देता। यानी वैसे तो दोबारा से शेयरिंग और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बट हमेशा अगर सपोज करो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि पार्टनर हो ही हो। तो देखो इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में तो फर्दर आपको पढ़ना क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न्स में आपकी जो हिस्सेदारी होगी कॉमन प्रॉपर्टी के केस में, जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में, तो वो आपको खुद ही पार्टनर नहीं बना देता। ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं, ये कुछ एक सिचुएशन इन्होंने दे दी हैं जिन केसेस में आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी से प्रॉफिट का हिस्सा तो मिल रहा है बट आप कोई पार्टनर नहीं हो, आप कोई पार्टनर नहीं हो। जैसे लिखा हुआ है, जैसे अगर आपको कोई रिसीट है, रिसीट मतलब पैसे का आना, या शेयर ऑफ प्रॉफिट की फॉर्म में, या फिर आपको कोई पेमेंट मिल रही है जो किसी बात पे कंटिंजेंट है, किसी बात पे निर्भर करती है, लेकिन वो भी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट की फॉर्म में ही आ रही है, तो ये सिर्फ इतनी सी बातें आपको पार्टनर नहीं बना देती। एग्जांपल की मदद से बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय लेंडर ऑफ अ मनी टू पर्सन एंगेज टू अबाउट टू एंगेज इन ए बिजनेस, यानी कि जो लेंडर ऑफ मनी होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो भी तो भाई प्रॉफिट के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखते ही ना फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो भी तो प्रॉफिट के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखते ही ना फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई हमने पैसा दिया है, हमारे पैसे से ही तो आप बिजनेस कर रहे हो, एक तरीके से हमने ही तो आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, तो हमें भी तो पैसा चाहिए। और क्या वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रखते हैं? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं ना फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, बट टेक्निकली ऑब्वियसली वो कोई पार्टनर्स नहीं है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अकेला एक ऐसा जो कि है मुद्दा नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि कोई एजेंट है या कोई आपका सर्वेंट मतलब आपका एम्प्लॉय है, और उसे आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई अगर हमारी कंपनी में आप अच्छे से काम करोगे तो प्रॉफिट में से आपको एक हिस्सा दे देंगे। अब प्रॉफिट में से हिस्सा दे देंगे तो क्या पार्टनर बना लेंगे आपको? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर से वही बात कह रहे हैं कि देखो यहां पर हम अपने एजेंट या सर्वेंट एम्प्लॉय को अगर प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हैं रेम्यूनरेशन की फॉर्म में, तो वो भी आपका पार्टनर नहीं है। किसी
पार्टनर के चाइल्ड या विडो यानी डिसीज पार्टनर के चाइल्ड या विडो को एन्युटी की फॉर्म में आप प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रहे हो, तो प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हो, वो भी पार्टनर नहीं है। तो ये सारे केस वही है जहां पर आप प्रॉफिट में से हिस्सा तो दे रहे हो बट वो कोई पार्टनर नहीं है। आपका कोई प्रीवियस ओनर यानी कि कोई पास्ट पार्टनर यानी कि जो रिटायर हो चुका है, ये कोई पार्ट और ओनर है बिजनेस का, और वो सिर्फ और आपके नाम का हिस्सा बेचा जा रहा है, नाम के नाम जो आपकी गुडविल है, गुडविल के बेसिस पे उसे थोड़ा थोड़ा पैसा जो कि है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। अगेन प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पे तो कर रहे हो, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पे तो कर रहे हो, लेकिन अगेन वो जो पर्सन होगा डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर, जिस भी पर्सन को पैसा मिल रहा है वो उसे पार्टनर नहीं बना देगा। तो कुल मिला के देखो ये सारे के सारे पॉइंट उन्होंने यही दिए हुए हैं कि इन सभी केसेस में जो एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर होता है, प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा हम देते तो हैं किसी को, लेकिन टेक्निकली ये लोग पार्टनर नहीं कहलाते। तो इस पॉइंट को इतना बड़ा पॉइंट नहीं बना सकते हम कि हाँ कभी भी अगर मुझे चेक करना है कि भैया पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है या नहीं, तो हाँ वैसे ये है, एक पॉइंट जरूर है लेकिन इतना मेन पॉइंट नहीं है, इतना मेन पॉइंट नहीं है, वैसे है लेकिन इतना पॉइंट नहीं है। तो लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये वाली बात जरा ध्यान से सुन लेना भैया, ये वाली बात कान खोल के सुन लेना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल एलिमेंट है, बेशक एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत जरूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप, बट इट इज ओनली ए प्राइमा फेसाई एविडेंस। प्राइमा फेसाई एविडेंस क्या होता है? पहली नजर में, आमतौर पर पहली नजर में एपरेंटली ऊपर से देख के लगता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनरशिप होगी, है ना। तो ये क्या है? ये है प्राइमा फेसाई कि अपेरेंटली ऊपर से लगता है कि हाँ भाई अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनरशिप होगी, बट ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? कंक्लूसिव एविडेंस मतलब वो सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस मतलब वो प्रूफ, कंक्लूसिव एविडेंस मतलब वो बात जिसके बेसिस पे आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ये है तो पार्टनरशिप है। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में वो उतना दम है? तो जवाब है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के ये 3-4 सिचुएशन हमने बता दी हैं, जिन सिचुएशन में प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो दे रहे हैं हम पर्सन्स को, बट ऑब्वियसली वो कोई पार्टनरशिप नहीं है। यही कारण है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट तो है पार्टनरशिप का, हमने पढ़ा पीछे भी टॉपिक के अंदर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमा फेसाई एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, फाइनल एविडेंस नहीं है। तो इसे देखकर आप सीधे तौर पर नहीं जज कर पाओगे कि पार्टनरशिप होगी ही होगी। तो फिर कंक्लूसिव एविडेंस कौन सा होगा? तो वो होगा मेरे बाबू सबसे थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। तो इसको ही अब हम पढ़ते हैं। म्यूचुअल एजेंसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कई बार ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर खाली ये म्यूचुअल एजेंसी का ही पॉइंट आ जाता है आपका। ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ म्यूचुअल एजेंसी, जो कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक कंक्लूसिव एविडेंस है जिसके बेस पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि इफ देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी देन देयर इज अ पार्टनरशिप, इफ देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी देयर इज अ पार्टनरशिप। तो ये है एक कार्डिनल प्रिंसिपल, ये है एक कंक्लूसिव एविडेंस, नॉट अ प्राइमा फेसाई एविडेंस। तो ये वाली बातें हैं। तो existence of a mutual agency is a cardinal principle in a partnership law, is a very much helpful in reaching a conclusion। ये conclusive evidence आपका बन जाएगा। एक केस लॉ भी आपका दिया हुआ है, शांतिदास गुप्ता वर्सेस दर्शन मुजरामल। तो ये केस लॉ का नाम भी अगर आप याद रख लेंगे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी प्रूव करने में मदद करता है हमें, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर किन्हीं फैक्टर्स को वे किया गया, वे मतलब इंपॉर्टेंस दी गई कि आमतौर पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आमतौर पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, कोई पार्टनरशिप नहीं होगी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि हम ये कंक्लूड करते हैं कि दैट देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज, अगर ये नीचे वाली बात प्रूव होती हैं तो कौन सी वाली बात? अगर सपोज करो, और देखो बहुत बेसिक सी बातें हैं, अगर सपोज करो पार्टीज ने कोई रिटेन नहीं किया ऐसा रिकॉर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस का पार्टनरशिप के बारे में, यानी टर्म्स एंड कंडीशन का कोई रिकॉर्ड रिटेन नहीं किया, मतलब यानी कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं बनाए जो कि कॉमन प्रॉपर्टी को दिखा रही हो। तो अगर आपने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन का कोई डॉक्यूमेंट रिटेन नहीं किया हुआ, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई, तो ठीक है, फिर तो क्या ही कह सकते हैं कि आपके बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स, उन्होंने कोई एक कॉमन अकाउंट बनाया ही नहीं है विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन, जिनको आप जब कभी भी इंस्पेक्शन कर लो बाय बोथ द पार्टीज, तो ऐसा कोई कॉमन अकाउंट्स आपने बनाए नहीं हुए पार्टनरशिप के नाम पर, तो ऑब्वियसली बात है अगर ABC 3 बोल रहे हैं कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं
लेकिन उन सबने अपनी अलग अलग अकाउंटिंग बनाई हुई है। तो भाई नहीं, बात नहीं बनेगी। आपको एक कॉमन अकाउंटिंग का प्लेटफॉर्म जरूर बनाना पड़ेगा। आपको एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए कम से कम, है। नो अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के नाम पर, अब राम मोहन सोहन राधे एंड एसोसिएट्स नाम रखा था, तो उनके नाम पर एक बैंक अकाउंट तो कम से कम ओपन करा लो। तो भाई कोई भी बैंक अकाउंट आपने ओपन नहीं कराया तो हम नहीं कहेंगे देयर इज नो पार्टनरशिप। तो अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन का आपने डॉक्यूमेंट रिटेन नहीं किया, और या आपने कोई रिटन में इंटीमेशन नहीं दी है किसे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्यूरमेंट विद दिस रेस्पेक्ट, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर भाई आपने टर्म्स एंड कंडीशन का पार्टनरशिप डीड वगैरह कर ली होगी तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंटीमेट करोगे ना डिप्टी डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो अगर ये कोई काम आपने नहीं किए हुए तो हम सीधा बोल देंगे देयर इज नो पार्टनरशिप, देयर एग्जिस्ट नो म्यूचुअल एजेंसी, और यहां कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो इसी के साथ में आज की क्लास के अंदर ये सारी बातें कर ली हम लोगों ने, मेनली पार्टनरशिप की बहुत आसान सी एक लाइन की डेफिनेशन, देन इसके बाद में व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें बहुत आसान बातें थी, और सबसे आखिरी बट नॉट लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रू टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, जहां वैसे तो 3 टेस्ट हैं लेकिन जो तीसरा टेस्ट है वही कार्डिनल प्रिंसिपल है, वही मेन प्रिंसिपल है, जो कि अपना भाई म्यूचुअल एजेंसी है। तो चलिए खैर, इसी के साथ में मेरी अभी की तो बात खत्म हुई। तो जैसा ही कहते हैं कि हम तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे ही, एट अवेलेबल है, तो जल्द ही देखते हैं अगली लेक्चर अगले पार्ट में यूनिट 1 के ही। चलिए खैर, तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।